सो वी आर डिस्कसिंग थर्मोडायनेमिक्स पैकेज एक्सरसाइज 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ. आपके जो डाउट्स हैं वो फटाफट लिखिए. तो थर्मोडायनेमिक्स पैकेज में हम लोग एक्सरसाइज 1 से स्टार्ट कर रहे हैं. यू फर्स्ट आस्क क्वेश्चन नंबर 5. In question number 5 it's given in thermodynamic process is called reversible when. तो ये डेफिनेशन आपको बताया था. थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की रिवर्सिबिलिटी का मतलब होता है सिस्टम इज ऑलवेज इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम. एंड सिस्टम इज ऑलवेज इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम मतलब सिस्टम और सराउंडिंग हमेशा इक्विलिब्रियम स्टेट में होने चाहिए. तो पहला पॉइंट लिखा है सराउंडिंग एंड सिस्टम चेंजेस इनटू ईच अदर. ये नहीं ठीक है. देयर इज नो बाउंड्री बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग. इससे कोई मतलब नहीं. ओपन सिस्टम की डेफिनेशन है. द सराउंडिंग इज आर ऑलवेज इन द इक्विलिब्रियम विद द सिस्टम. ये इसका करेक्ट फॉर्म है. सिस्टम चेंजेस इनटू सराउंडिंग स्पॉन्टेनियसली. ठीक है. इसका आंसर सी हो जाएगा. When system and surrounding is always in thermodynamic equilibrium, then it is called reversible process. So reversibility की जो कंडीशन है वो एक ही है, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम होना चाहिए. तो अगर सिस्टम और सराउंडिंग एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में होंगे, then it is called when system and surrounding are in thermodynamic equilibrium with each other, then it is called reversible process. ठीक. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा था मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इन इक्विलिब्रियम विद आइस. तो कोई कॉन्सेप्ट को सिखाया था. अगर हमारा वाटर और आइस इक्विलिब्रियम में है, ये आपका आइसोथर्मल प्रोसेस हुआ. क्योंकि जब तक आइस और वाटर इक्विलिब्रियम में रहेंगे तब तक स्टेट ऑफ मैटर चेंज होगी, और जब तक स्टेट ऑफ मैटर चेंज चलता रहेगा तब तक टेम्परेचर चेंज नहीं होगा. और आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए अगर हम हीट कैपेसिटी लिखेंगे, मोलर हीट कैपेसिटी, तो दिस कम्स आउट टू बी इंफिनिटी. क्योंकि मैंने आपको दोनों तरीके से सिखाया था, फॉर्मूले से भी सिखाया था. अगर आपको कभी भी किसी भी जनरलाइज प्रोसेस के लिए हीट कैपेसिटी लिखनी है तो दैट कम्स आउट विद द फॉर्मूला CV + 1/R/1 - X. या फिर अगर ऐसे नहीं समझना है, थ्योरी से समझना है, तो बाय दैट टाइम प्रोसेस इज आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर चेंज हो ही नहीं रहा है. तो आप जितनी भी हीट सप्लाई करोगे वो टेम्परेचर चेंज करने में नहीं, स्टेट ऑफ मैटर चेंज करने में जा रही है. तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करने में थ्योरेटिकली इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करनी पड़ेगी. सो इन दिस प्रोसेस हीट कैपेसिटी इज इनफिनिटी. हीट कैपेसिटी मतलब समझ रहे हो ना. मोलर हीट कैपेसिटी मतलब एक मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज कराने के लिए जितनी हीट रिक्वायर्ड होगी, दैट इज कॉल्ड मोलर हीट कैपेसिटी. सब्सटेंस को आप कितनी भी हीट सप्लाई करते जाओ, यहाँ पे स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो रहा है, इसलिए टेम्परेचर चेंज होगा ही नहीं. तो जितनी भी आपने हीट सप्लाई करी है, दैट टोटली कंज्यूम टू चेंज स्टेट ऑफ मैटर, not to raise the temperature. That's why theoretically infinite amount of heat is needed to increase temperature by 1 degree Celsius for 1 mole of substance. So यहाँ पे theoretically molar heat capacity infinity राइट मार्क करेंगे. ठीक है. Then you ask question number 9. Question number 9 में लिखा है delta H and delta S is given. The reaction is spontaneous when temperature can be. अब ये थोड़ा एक सवाल बीच में आ गया, बट ये चीज हम लोग पहले भी सीख चुके हैं. आपको एक फॉर्मूला सिखा रखा है, डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H - T डेल्टा S. ठीक है. और प्रोसेस स्पॉन्टेनियस की कंडीशन क्या होती है? डेल्टा G नेगेटिव. तो यहाँ पे डेल्टा H इज इक्वल टू T डेल्टा S की कंडीशन में इक्विलिब्रियम आएगा. बस इस टेम्परेचर के बाद से स्पॉन्टेनिटी आएगी. तो इसको सॉल्व कर लो. यहाँ पे डेल्टा H 4 किलो कैलोरी दे रखा है. टेम्परेचर निकालना है, डेल्टा S 10 दे रखा है. यहाँ से टेम्परेचर 400 केल्विन आ जाएगा. तो 400 केल्विन पे इक्विलिब्रियम है. 400 केल्विन पे इक्विलिब्रियम है. तो अगर टेम्परेचर इससे ज्यादा करोगे तो डेल्टा G नेगेटिव आ जाएगी. Because property के हिसाब से this value is positive and this value is also positive. ये नेगेटिव लाने के लिए टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, हाई टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो नेगेटिव वैल्यू बनेगी. तो टेम्परेचर 400 से ज्यादा जब होगा तो स्पॉन्टेनिटी आएगी. आंसर इसका 500 केल्विन लिखेंगे. उसको ध्यान देने की जरूरत है सभी को. अगर आपको नहीं क्लियर है तो अभी आपको आज कंडीशन ऑफ स्पॉन्टेनिटी बताएंगे. ऑल्दो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पूरा बता चुका हूँ मैं आपको ऑलरेडी. वहाँ से भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो सरफेस केमिस्ट्री में ये कॉन्सेप्ट पढ़ा चुका हूँ. स्पॉन्टेनिटी की कंडीशन पहले ही सिखा चुका हूँ आपको, बहुत बार पहले भी आ चुका है. अदरवाइज फॉर्मली भी थर्मोडायनेमिक्स में बताऊंगा. अगर क्लियर है तो कर लीजिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए. अभी जब सिखाऊंगा तब करिएगा. इसका क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है फॉर द रिएक्शन अकर एट 25 डिग्री सेल्सियस. और आपको डेटा दे रखा है, आपको डेल्टा G नॉट निकालना है. तो डेल्टा G नॉट की वैल्यू -RT ln ऑफ K इक्विलिब्रियम होता है. डेल्टा G और टेम्परेचर का रिलेशन आपको पता है. डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू -2.303
RT log of K इक्विलिब्रियम, log of K. अब जो इक्वेशन दे रखी है उससे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे अगर, तो इट इज एक्टिव मास ऑफ NaCl स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्टिव मास ऑफ NO स्क्वायर इनटू एक्टिव मास ऑफ Cl2। बस डेटा पुट करो, तो वैल्यू दे रखी है 1 × 10⁻² स्क्वायर, एक्टिव मास ऑफ NO दे रखा है 1 × 10⁻⁵, और Cl2 की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है 1 × 10⁻²। तो पहले सॉल्व करके के इक्विलिब्रियम निकालो कितना आ रहा है। सर 10⁻⁵ का स्क्वायर होगा, वो 2NO है। अच्छा 10⁻⁵ स्क्वायर होगा, बिल्कुल सही है। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 10⁻, 10 नीचे आएगा, ऊपर -2 आएगा, 10⁻8 आ जाना चाहिए। यस सर। बस इसके बाद फॉर्मूला लगाइए, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -2.303, आर की जगह 8.31, टेम्परेचर 298 केल्विन, log ऑफ 10⁸ इतने जूल्स आएगा। फाइनल आंसर किलो जूल में तो 1000 और डिवाइड कर देना, तो -2.303 इंटू 8.31 इंटू 298 इंटू 8/1000 किलो जूल। ये सॉल्व करके वैल्यू वेरीफाई कर लीजिए, ऊपर डेटा चेक करिए, बस आंसर मैच कर रहा है तो ठीक है, कुछ कंफ्यूजन है तो बोलिए, तो ये समस्या तो करना चाहिए, करा किसी ने सॉल्व? सर आर की वैल्यू 8.31 क्यों लिया? 0.0821 भी तो ले सकते थे, एटीएम में दिया है। एटीएम में तो प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर दे रखा है ना, आपको आंसर तो जूल्स में लाना है ना, डेल्टा जी नॉट इन द यूनिट ऑफ जूल, जो लॉग के अंदर वैल्यू है उससे तो यूनिट आएगी नहीं ना। यस सर। आपको फाइनल आंसर जूल्स में चाहिए, तो जो लॉग के अंदर वैल्यू लिखी जा रही है वो तो यूनिट में इन्वॉल्व ही नहीं होगा, क्योंकि लॉग के अंदर जो फंक्शन लिखा है उसकी तो यूनिट खत्म हो जाएगी, वो यूनिट्स तो कैंसिल हो जाएंगे अपने आप ही, उनका तो कोई पॉइंट ही नहीं बचा। यूनिट कौन सी वाली आएगी? 2.303 की वो यूनिट है नहीं। 8.31 जूल्स पर मोल केल्विन लिख रहा हूँ, और केल्विन मल्टीप्लाई कर दिया तो ये जूल्स पर मोल में आपका रिजल्ट बनेगा, तो वैल्यू 8.31 ही लेना पड़ेगा। 45.65। 45.65 किलो जूल पर मोल या किलो जूल लिख लीजिए, ये आपका रिजल्ट होगा। आफ्टर 10 इट इज क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कल सिखाया था आपको, यही सेम फार्मूला भी दिया और क्वेश्चन में, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए 11 में आपको सॉल्विंग सिखाई थी कि अगर हम आइसोथर्मल मिक्सिंग ऑफ एन आइडियल गैस कराते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर, तो उसका फॉर्मूला होता है -r समेशन ऑफ xi ln ऑफ xi। याद है एंट्रोपी का कैलकुलेशन सिखाया था? यस सर। r समेशन ऑफ xi ln ऑफ xi, तो उसमें x1 x2 x3 आर मोल फ्रैक्शंस गिवन है, तो उसने लिखा आइडियल गैस बिहेवियर, कैलकुलेट डेल्टा एस ऑफ मिक्सिंग ऑफ 0.8 मोल नाइट्रोजन है आपके पास और 0.2 मोल ऑक्सीजन है। यहाँ मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन लिखेंगे तो ये 0.8 आ जाएगा, और मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन लिखेंगे तो ये 0.2 ही आ जाएगा, क्योंकि दोनों का सम 1 है डायरेक्टली। बस अब फॉर्मूले में बस वैल्यू पुट करनी है, तो डेल्टा एस इज इक्वल टू माइनस टाइम्स, और फाइनल आंसर देखो आपको कैलोरी पर डिग्री में चाहिए, तो आर की वैल्यू कैलोरी पुट कर देंगे, तो 2 कैलोरी पर मोल कैलोरी। उसके बाद 0.8 इंटू ln ऑफ 0.8 प्लस 0.2 इंटू ln ऑफ 0.2, ये सॉल्व करके निकालना। इतनी इलेक्ट्रोस्टैटिक, इतनी एंट्रोपी यूनिट वैल्यू बन जाएगी। क्वेश्चन में दिया 1 एंट्रोपी यूनिट इज 1 कैलोरी पर डिग्री, आपको फाइनल आंसर कैलोरी में कैलकुलेट करना है, यानी कि इतनी एंट्रोपी यूनिट आपकी फाइनल आंसर हो जाएगी। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करना है, तो -2 0.8 ln ऑफ 0.8 का मतलब हो गया 0.8 को हम लोग 8/10 लिख लेंगे सीधे सीधे, ये वैल्यू हो जाएगी 0.8 इंटू 3 ln 2 माइनस ln 10 प्लस 0.2 इंटू ln 2 माइनस ln 10, ऐसे लिख लो। ln की जगह 2.303 कॉमन कर लेना, तो सब लॉग में कन्वर्ट हो जाएंगे, वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लोगे आगे। तो फर्दर सॉल्व करेंगे अगर आप, तो डेल्टा एस इज इक्वल टू आ जाएगा -2 इंटू 2.303 इंटू 0.8 इंटू 3 log 2 माइनस log 10 प्लस 0.2 इंटू log 2 माइनस log 10, ये -2 इंटू 2.303, अंदर वाली वैल्यू सॉल्व करेंगे तो 0.8
log 2 की जगह 0.3 ले लेते 0.1 आ जाएगा सॉल्व होकर, इंटू 0.1 विद अ माइनस साइन। log 2 की जगह 0.3 लिख लो तो 0.9 माइनस 0.1 करेंगे, ये माइनस 0.1 आ जाएगा, प्लस ये 0.2 इंटू लॉग 2 की जगह 0.3 रखेंगे तो ये माइनस 0.7 आ जाएगा। माइनस साइन हट गया पूरे प्रोसेस से, दिस इज 2 इंटू 2.303 और ये वैल्यू हो गई 0.08 प्लस 1.14। इसको सॉल्व कर लेना आगे, 2.303 प्लस पॉइंट इंटू 0.22, ये सॉल्व करके अपना फाइनल आंसर लिखिए। इतनी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट आपका फाइनल आंसर है। करा है किसी ने फाइनल चेक, या अभी चेक करके देख लो। सर ये वैल्यू 1.01332 आएगी। यस सर। इस वजह से इसका आंसर ए दिया होगा आपको। सर ए दिया। हाँ, तो थोड़ा अप्रोक्सीमेशन का प्रॉब्लम, एक्चुअली मैंने log 2 को 0.3 ले लिया ना, तो पूरा 0.3010 लोगे तो एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। ये वैल्यू यहाँ से सॉल्व होकर अप्रोक्सीमेटली 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट आएगी। यस सर। तो आंसर के हिसाब से 0.9943 लिख लो, क्योंकि हमने यहाँ log 2 अप्रोक्सीमेट करके लिया ना, उससे फर्क पड़ेगा क्योंकि 0.3 टाइम्स कर रहे हो ना उस वैल्यू का, तो वो थोड़ा सा अंतर आ जाएगा एग्जैक्ट करके। इतना ऑप्शन देख के सही कर लिया जाता है। आफ्टर 11th इट इज क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है फॉर द रिएक्शन एट 25 डिग्री सेल्सियस H2O4 liquid to 2XO2 gaseous, delta H is gases when the reaction would be, फिर वही सेम लॉजिक, डेल्टा G कैलकुलेट कर लो यहाँ पे भी। सर आपकी आवाज बहुत कट रही है सर। सर आपकी आवाज कट रही है। यस सर। 12th क्वेश्चन में मैंने बोला कि आपको डेल्टा G की वैल्यू लिखनी है, डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S। सो डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S रिपोर्ट करो। अगर ये वैल्यू 0 आ जाएगी तो इक्विलिब्रियम होगा, पॉजिटिव आएगी तो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, नेगेटिव आएगी तो स्पॉन्टेनियस आएगा। तो उस वैल्यू पुट कर दीजिए, दिस इज 2.1 इंटू 10 टू द पावर 3 माइनस 298 इंटू 20। इसको सॉल्व करके वैल्यू निकालिए कितनी आ रही है। नेगेटिव वैल्यू ये वैल्यू हो गई 2100 माइनस 5960, ये वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, माइनस 3860 आ जाएगी। तो डेल्टा जी नेगेटिव है, इसका मतलब प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपने पूछा नेक्स्ट इज 18। क्वेश्चन नंबर 18 में देखो गिवन है 2 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस CV is 5/2R was compressed adiabatically against a constant pressure of 2 atm which was initially 350 Kelvin in rand atmosphere. The work done involved in the process is equal to। देखो इस क्वेश्चन में ध्यान देने की जरूरत ये है, आपने अगर क्वेश्चन नंबर 17 किया होगा तो आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में देखो रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस दिया था, तो वहां पे आपने टीवी पावर गामा इन S1 इक्वल टू कांस्टेंट से टेम्परेचर निकाल लिया होगा फाइनल। बट यहाँ पे केवल देखो एडियाबेटिक लिखा है, वो भी अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर दे रखा है, यानी इररिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस है। और इररिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस में पीवी पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट वैलिड नहीं होता है। इररिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस में पीवी पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट वैलिड नहीं होता है, तो यहाँ पे केयरफुली डील करना है। ऑल्दो मैंने आपको ऐसा एक क्वेश्चन सिखाया हुआ है, तो वो यहाँ पे भी करना पड़ेगा। एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए Q0 होता है। इस क्वेश्चन में सिर्फ एक प्रिकॉशन थी दैट यू कांट अप्लाई पीवी पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट और टीवी पावर गामा S1 इक्वल टू कांस्टेंट, या जो भी रिलेशन होता है वो वैलिड नहीं होता। फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस Q इक्वल टू 0 है, इसलिए W इज इक्वल टू डेल्टा U की कंडीशन अप्लाई करनी है। ठीक है, तो कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर 2 atm से तक पहुंचाना है,
और कॉम्प्रेशन चल रहा है तो धीरे धीरे प्रेशर इंक्रीज करेगा। तो अगर इनिशियल कंडीशन हम लोग लिखें सबसे पहले, तो इनिशियल कंडीशन में प्रेशर तो दिया है 1 atm, वॉल्यूम आप V1 एज्यूम कर लो, टेम्परेचर आपको दे रखा है 350 केल्विन, और फाइनल कंडीशन जब होगी तो प्रेशर 2 atm हो जाएगा क्योंकि उसी से आप कंप्रेस कर रहे हो, वॉल्यूम कुछ V2 हो जाएगा तो मुझे नहीं पता, और टेम्परेचर कुछ T2 हो जाएगा। दिस इज द स्टेटस। ठीक है, कंप्रेशन हो रहा है इसलिए वॉल्यूम कम हो रहा है, यानी कि V1 की वैल्यू ग्रेटर देन V2 होगी, इसका मतलब ये वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा। ये इसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन थी जो आपको ध्यान देनी थी। सो इट इज वर्क डन ऑन द सिस्टम, यानी वर्क डन पॉजिटिव लिखना है आपको। अब अगर इसका वर्क डन लिखोगे आप तो वर्क डन इज माइनस टाइम्स पी एक्सटर्नल इनटू डेल्टा वी, सो माइनस 2 atm, डेल्टा वी लिखेंगे तो इट इज फाइनल वॉल्यूम इज V2 माइनस V1, यू कैन सिंपली राइट 2 टाइम्स V1 माइनस V2, और देखो ये पॉजिटिव आ रहा है क्योंकि V1 ग्रेटर देन V2 है, पॉजिटिव ही आना चाहिए, तो ये वर्क डन हो गया। और डेल्टा यू लिखोगे तो ये आएगा NCV डेल्टा टी, दिस इज N इंटू 5/2R इंटू डेल्टा टी। अभी डेल्टा टी की वैल्यू अपने को दे रखी है T2 माइनस T1। ठीक है, अब V1 V2 और T2 तीन वेरिएबल है बेसिकली, तो उनको रिप्लेस करना है। तो यहाँ पे आइडियल गैस इक्वेशन लगाओ तो V1 की वैल्यू आ जाएगी N इंटू R, सो N इंटू R। अब ध्यान रखना है यहाँ पे R की वैल्यू सही से पुट करनी है, तो कोई भी एक यूनिट अप्लाई करेंगे तो क्या, अगर हम यहाँ से V2 माइनस V1 लिख रहे हैं तो प्रेशर वॉल्यूम लीटर में यूज करेंगे तो लीटर एटमॉस्फेयर में आएगा, तो राइट साइड की यूनिट में लीटर एटमॉस्फेयर में चाहिए, तो R की वैल्यू 0.0821 ही प्लेस करेंगे। तो आप R के टर्म में लिख लो तो R कट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यहाँ से V1 की जगह लिखेंगे N और RT बाई V, NRT बाई P बेसिकली, तो NR टेम्परेचर है 350 अपॉन 1, और V2 लिखेंगे तो आएगा NR इंटू T2 बाई 2। बस इन दोनों वैल्यूज को ऊपर वाले एक्सप्रेशन में पुट करो तो टेम्परेचर चेंज निकल आएगा, या T2 की वैल्यू निकल आएगी। दिस इज 2 इंटू NR इंटू 350 माइनस T2 बाई 2 is equal to N into 5/2R into T2 माइनस 350। इसको सॉल्व करा किसी ने? यहाँ सॉल्व करके T2 बताना है कितना आ रहा है। यहाँ से T2 की वैल्यू 450 केल्विन आ गई आपके पास। बस अब इसके बाद सिंपल सा काम हो गया, आपको पता चल गया कि टेम्परेचर चेंज जो है T1 इक्वल टू 350 केल्विन से T2 इक्वल टू 450 केल्विन चेंज हुआ है, तो इसका जो डेल्टा यू होगा वही वर्क डन के इक्वल होगा, और इसको NCV डेल्टा टी के इक्वल कर दो। तो नंबर ऑफ मोल्स के मैंने अपने को 2, CV की वैल्यू दे रखी है 5/2R, और डेल्टा टी की वैल्यू हुई 350 माइनस 4, सो 450 माइनस 350, ये वैल्यू सॉल्व होके 500 आ रहा है आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, एक बार पूरा ध्यान से देख लो, कुछ कंफ्यूजन हो तो फिर से पूछो। तो क्वेश्चन नंबर 20 में देखो, इट्स गिवन अ हीट इंजन ऑपरेटेड बिटवीन 227 डिग्री सेल्सियस एंड 27 डिग्री सेल्सियस अब्सॉर्ब 2 किलो कैलोरी ऑफ हीट फ्रॉम 227 डिग्री सेल्सियस रिजर्वायर रिवर्सिबली पर साइकिल, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन वन साइकिल। तो देखो पहले आप इसको हीट इंजन को काउंट करना है, तो उसकी इफिशियंसी निकालो पहले, 1 माइनस T2/T1 लगाएंगे। तो रिवर्सिबल साइकिल के लिए, सारे रिवर्सिबल इंजन के लिए जो इफिशियंसी होती है वो कॉर्नट की इफिशियंसी के इक्वल होती है। तो कोई भी हीट इंजन अगर टेम्परेचर T1 और T2 के बीच में ऑपरेट कर रहा है, अगर वो रिवर्सिबली ऑपरेट हो रहा है तो उसकी इफिशियंसी कॉर्नट के इक्वल, और इरिवर्सिबल वर्कआउट कर रहा है तो कॉर्नट से कम। तो रिवर्सिबली लिखा है तो हम लोग कॉर्नट इंजन की इफिशियंसी का फॉर्मूला लगाएंगे 1 माइनस T2/T1 कॉर्नट थ्योरम से। ये वैल्यू आएगी 1 माइनस में, बस एक ही चीज का ध्यान रखना होता है कि टेम्परेचर केल्विन में पुट करना होता है। ज्यादातर लोग यही गलती कर देते हैं, डिग्री सेल्सियस में पुट कर देते हैं। तो दिस कम्स आउट टू बी 300/500, तो दिस कम्स आउट टू बी 2/5। उसके बाद आपको बताया था इफिशियंसी जो होता है दैट इज नथिंग बट वर्क डन बाय हीट गिवन।
इस प्रोसेस में 2 किलो कैलोरी आपने हीट सप्लाई करी है, वर्क डन निकालना है, एफिशिएंसी 2/5, वर्क डन आपको पर साइकिल कैलकुलेट करना है, और एक साइकिल में जो हीट एब्जॉर्ब हुई है दैट इज 2 किलो कैलोरी, सो 2 × 10⁻³ कैलोरी लिख सकते हैं। यहाँ से सॉल्व करके वर्क डन लिख लीजिए, दिस इज 4/5 यानी 0.8 into 10⁻³ कैलोरी विच इज सेम एज 0.8 किलो कैलोरी। ठीक है, सिंपल, बस कॉर्नॉट वाली थ्योरम का कॉर्नॉट एफिशिएंसी अप्लाई करनी थी, तो 0.8 किलो कैलोरी आपका आंसर आ जाएगा। डन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21। Question number 21, it's given a reversible heat engine A based on Carnot cycle absorbs heat from reservoir 1000 Kelvin and rejects heat to a reservoir at T2. A second reversible engine B absorbs the same amount of heat as rejected by the engine A and from the reservoir and at T2 and rejects the reservoir at 360 Kelvin. If the efficiencies of engine A and B are same, then temperature T2, तो दोनों की एफिशिएंसी देखो, पहले वाले इंजन की एफिशिएंसी आएगी 1 माइनस T2/T1, और दूसरे इंजन की एफिशिएंसी लिखेंगे तो 1 माइनस T2/T1, तो उसका जो T1 है वो T2 हो गया और T2 उसका 360 केल्विन। इन दोनों वैल्यूज को इक्वेट करके T2 निकालना है। कर लोगे सॉल्व? यहाँ से T2/1000 इज इक्वल टू 360/T2 आ जाएगा। यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो T2 वैल्यू आ जाएगी 36 × 10⁴ पावर 1/2। यहाँ से T2 वैल्यू 600 केल्विन। जिस एक इंजन से जो हीट लॉस हो रही है वो दूसरा इंजन गेन कर रहा है और आगे वर्कआउट कर रहा है। तो पहला इंजन जो है वो 1000 केल्विन पे ऑपरेट होकर 600 केल्विन पे एनर्जी लॉस कर रहा है, और दूसरा इंजन जो है वो 600 केल्विन पे हीट गेन करके 360 केल्विन पे लॉस कर रहा है। ये इसका मेन कॉन्सेप्ट है। सिंपली सॉल्विंग थी, फ्रॉम हियर यू गेट T2 इक्वल टू 600 केल्विन। क्वेश्चन नंबर 22 में देखो, आपको पता है डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S होता है। डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S होता है, बट फॉर्मूले में आपको डेल्टा E गिवन है। अपने थर्मोकेमिस्ट्री में फॉर्मूला सीखा है, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस डेल्टा NGRT। इस इक्वेशन के हिसाब से डेल्टा NG लिखेंगे तो नंबर ऑफ गैसेस प्रोडक्ट 1 है और गैसेस रिएक्टेंट 2 है, तो डेल्टा NG की वैल्यू -1। तो सबसे पहले डेल्टा H सॉल्व करके लाएंगे, तो दिस वैल्यू इज -3 -1 इंटू R की वैल्यू कैलोरी में पुट करेंगे। टेम्परेचर दे रखा है आपको 300 केल्विन अपॉन 1000, ये किलो कैलोरी कन्वर्ट कर लिया। ध्यान से देखिएगा यूनिट को, यानी ये वैल्यू 3 किलो कैलोरी लिखा हुआ है, तो इसको भी किलो कैलोरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। R की वैल्यू 2 कैलोरी पर मोल केल्विन, 1000 से डिवाइड कर दिया तो 2 × 10⁻³ किलो कैलोरी पर मोल केल्विन हो गया। यहाँ से सॉल्व करके सबसे पहले डेल्टा H निकालना है आपको। यहाँ से सॉल्व करके सबसे पहले डेल्टा H निकालना है। करा है किसी ने सॉल्व? वैल्यू ऑफ डेल्टा H बताइए कितना है? -3600। वैल्यू आ जाएगी -3.6 किलो कैलोरी। बस उसके बाद डेल्टा G निकालना है, तो डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, तो T डेल्टा S इज गिवन अगेन -10, कैलोरी में है तो 1000 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो यहाँ से डेल्टा G की वैल्यू आ जाएगी -0.6 किलो कैलोरी, और यू कैन राइट -600 कैलोरी। आंसर वेरीफाई कर लीजिएगा, देख लीजिए। अच्छा क्वेश्चन है। नॉर्मली लोग सीधे डेल्टा E को डेल्टा H में कन्वर्ट करना भूल जाते हैं, इसलिए थोड़ा ट्रिकी हो जाता है क्वेश्चन। अदरवाइज अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो देयर इज नो ट्रबल। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13।
Question number 13 is given. Calculate the entropy change when 2.8 gram of nitrogen gas expands isothermally and reversibly from an initial volume of 1 liter to final volume 10 liter. आपको isothermal process का entropy change formula पता है? तो entropy is 2.303 nr log of V2 by V1. So 2.303, number of moles is 2.8 by 28. R की value 8.31 log of final volume 10 liter by 1 liter. log 10 1 हो जाएगा, so 2.303 into 0.1 into 8.31 joules per Kelvin आपका आंसर आ जाएगा. सॉल्व तो कर लोगे ना? इसको सॉल्व करके फाइनल आंसर लिख लीजिएगा. ठीक है, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1.915 वाला आंसर हो जाएगा. 1.915 जूल्स पर केल्विन आपका आंसर होगा. ठीक है, इसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 15 पूछा हुआ है. क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा है विच हैज द मैक्सिमम इंटरनल एनर्जी. इंटरनल एनर्जी के लिए फॉर्मूला लिखते हैं NCV डेल्टा टी. अगर CV ज़्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली इंटरनल एनर्जी ज़्यादा आएगी. अब CV कैसे डिपेंड करता है? गैस की एटॉमिसिटी पे. हीलियम जो है मोनो एटॉमिक है, तो CV की वैल्यू 1.67, सॉरी गामा लिख दिया. CV की वैल्यू 3/2 आर. इसके बाद ऑक्सीजन जो है वो डायटोमिक गैस है, तो CV की वैल्यू 5/2 आर. और O3 जो है वो ट्राइटोमिक गैस है, तो CV की वैल्यू 4/3 आर. उसमें जो CV जो है वो किसका हाईएस्ट है? हीलियम के लिए. CV वैल्यू जो है वो हायर फॉर हीलियम है, उसी का इंटरनल एनर्जी ज़्यादा होगा. ठीक है, ये कॉन्सेप्ट होगा. जिस गैस के लिए आपने CV वैल्यू हायर काउंट करी है, उसी की इंटरनल एनर्जी हायर काउंट कर लेंगे, बिकॉज टेम्परेचर तो सेम है. ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24. 24 का शायद आंसर प्रॉब्लम होगा. इसका आंसर 0 कैलोरी आएगा. अगर आपका आंसर इशू है तो सही कर लीजिए. क्वेश्चन नंबर 24 में आंसर 0 आएगा. क्वेश्चन नंबर 20 में देखो, 24 में गिवन है व्हाट इज द फ्री एनर्जी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ वाटर at 100 degree Celsius and at 1 atmospheric pressure is converted into steam at 100 degree Celsius and 1 atmospheric pressure. तो फॉर्मूला क्या है कि आपके पास वाटर है लिक्विड फॉर्म में और स्टीम है गैसियस फॉर्म में. जब वाटर और स्टीम कंडीशन देखोगे तो 100 डिग्री सेल्सियस 1 एटमॉस्फेयर ये भी है और 100 डिग्री सेल्सियस 1 एटमॉस्फेयर ये भी है. इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम की बात हो रही है. 1 एटमॉस्फेयर 100 डिग्री सेल्सियस पे प्योर वाटर जो है वो स्टीम के साथ इक्विलिब्रियम में होता है. तो आपने कैलोरीमेट्री में पढ़ाई है, आप जानते भी हो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस. सो बॉइलिंग पॉइंट पे लिक्विड वाटर वेपर के साथ इक्विलिब्रियम में होता है. तो वंस इट इज इक्विलिब्रियम तो डेल्टा जी की वैल्यू कितनी आएगी? 0. तो उसका ऑप्शन डी 0 कैलोरी लिख के आंसर सही कर लीजिए. ठीक है, क्या देखो क्वेश्चन नंबर 25 जो है वो भी इसी का नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 25 में देखो वाटर लिक्विड दे रखा है पहले, तो वाटर गैसेस के साथ इक्विलिब्रियम में आएगा और फिर इसको एक नई स्टेट में कन्वर्ट किया हुआ. तो स्टार्टिंग में ये 100 डिग्री सेल्सियस 1 एटमॉस्फेयर है. 100 डिग्री सेल्सियस 1 एटमॉस्फेयर पे ये इक्विलिब्रियम में है. जब ये पूरी तरीके से लिक्विड वाटर गैसेस वाटर में कन्वर्ट हो जा रहा है, उसके बाद इसका प्रेशर चेंज कर दे रहे हैं. टेम्परेचर अभी भी देखो 100 डिग्री सेल्सियस मेंटेन किया हुआ और ये 2 एटमॉस्फेयर पे कन्वर्ट कर दिया. तो यहाँ से यहाँ तक के लिए डेल्टा जी 0 है. यहाँ से यहाँ तक का डेल्टा जी निकाल लीजिए, दोनों को सम कर देंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा. ये बस कैलकुलेट कर लेना. ठीक है, तो अब अगर हमने वाटर गैसियस को फर्दर वाटर गैसियस में ही कन्वर्ट किया हुआ है विद द इंक्रीज ऑफ प्रेशर, तो 100 डिग्री सेल्सियस 1 एटमॉस्फेयर से
100 डिग्री सेल्सियस टू एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे डेल्टा एच नॉट तो जीरो आ जाएगा क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है। एनसीपी डेल्टा टी अप्लाई करेंगे तो डेल्टा एच की वैल्यू तो जीरो हो गई। डेल्टा एस निकाल लें तो काम बन जाएगा। तो इस प्रोसेस का एंट्रोपी चेंज लिखेंगे तो फॉर्मूला इज 2.303। यहाँ पे देखो टेम्परेचर कांस्टेंट है तो केवल प्रेशर चेंज वाला फॉर्मूला, वॉल्यूम चेंज वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो आपको एंट्रोपी का फॉर्मूला याद है, चेंज ऑफ एंट्रोपी इज, एंट्रोपी चेंज का आपको जनरलाइज फॉर्मूला बताया था 2.303 एन कॉमन करा, आर टाइम्स लॉग ऑफ वी टू बाई वी वन प्लस सी वी टाइम्स लॉग ऑफ टी टू बाई टी वन लगाएंगे। 2.303 n r log of v2 by v1 प्लस cv log of t2 by t1। अब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो सेकंड वाला टर्म तो खत्म हो गया, केवल फर्स्ट टर्म बचेगा। यहाँ से एंट्रोपी चेंज निकालो पहले, तो आएगा 2.303 नंबर ऑफ मोल 1 इंटू आर की वैल्यू कैलोरी में लानी है तो 2 लॉग ऑफ फाइनल वॉल्यूम वी टू बाई वी की जगह P1 बाई P2 लिख सकते हैं। V2 बाई V1 की जगह P1 बाई P2 लिख सकते हो। तो P1 इज 1 atm, P2 इज 1 बाई 2 atm। ये सॉल्व करेंगे क्या जाएगा, माइनस टाइम्स 2.303 इंटू 2 इंटू लॉग 2। तो यहाँ से डेल्टा एस पहले निकालना है कैलोरी में। एक बार कोई सॉल्व करके बताओ डेल्टा एस की वैल्यू कितनी आ रही है। कैलोरीज में बस रिपोर्ट करना है। लॉग 2 की जगह 0.3 पुट कर देना। ये शायद 1.38 समथिंग आना चाहिए, 1.38 कैलोरी आपका डेल्टा एस आ जाएगा। डेल्टा जी की जो वैल्यू होती है दैट इज डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा एच जीरो है, टेम्परेचर आपको दे रखा है 100 डिग्री सेल्सियस में 373 केल्विन, 1.38 कैलोरी। और ये वैल्यू माइनस में आएगी सॉल्व होकर, ये प्लस हो जाएगा। तो डेल्टा जी की वैल्यू कैलोरी में बताइए कितनी आ रही है। तो सॉल्व होकर 515.4 कैलोरी आंसर आ जाएगा। तो आप नीचे चेक कर लीजिए, दोनों अच्छे सवाल हैं। क्वेश्चन नंबर 24 25 दोनों एक साथ देखो, लिंक्ड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 26 में देखो गिवन है व्हेन टू इक्वल साइज पीसेस ऑफ सेम मेटल at different heat temperatures TH and TC are given, are brought into contact with each other and thermal contact में लेके क्या आ रहे हैं तो सराउंडिंग के साथ and isolated from its surrounding, then the total change in entropy of the system। तो देखो अगर दोनों को हम एक दूसरे के थर्मल कांटेक्ट में रख रहे हैं तो फाइनल टेम्परेचर निकाल लोगे आप। दो इक्वल साइज सिस्टम है तो दोनों का मास सेम होगा। तो पहले वाले के लिए फॉर्मूला एम सी डेल्टा टी। तो जो हॉट ऑब्जेक्ट है उसका टेम्परेचर TH से कम होकर T तक जाएगा और जो कोल्ड ऑब्जेक्ट है उसका टेम्परेचर बढ़ के T तक पहुंच जाएगा। ये कंडीशन लगेगी। आप लोगों ने कैलोरीमेट्री सीखी होगी फिजिक्स में, वहाँ पे हीट गिवन इक्वल टू हीट टेकन होता है। एक ऑब्जेक्ट जितनी हीट लॉस करता है दूसरा ऑब्जेक्ट उतनी हीट गेन करता है। क्योंकि यहाँ थर्मल कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट्स के बीच में है बट वो सराउंडिंग से आइसोलेटेड है। तो एक ऑब्जेक्ट ने जितनी हीट लॉस करी दूसरे ऑब्जेक्ट ने एक्जैक्टली उतनी हीट गेन करी। तो यहाँ से सॉल्व करके जब फाइनल टेम्परेचर निकालोगे तो आएगा TH प्लस TC/2। ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर TH से कम होकर TH प्लस TC/2 तक गया और दूसरे ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर TC से बढ़ के TH प्लस TC/2 तक गया। बस दोनों की एंट्रोपी चेंज लिखना है, वॉल्यूम चेंज में यहाँ होगा नहीं, टेम्परेचर चेंज ही हो रहा है। तो NCV ln ऑफ T2 by T1 का फॉर्म मिल जाएगा। तो उसको हम लोग सॉल्व करके लिखेंगे अगर इसका एंट्रोपी चेंज। तो पहले ऑब्जेक्ट के लिए हुआ CV ln ऑफ T2 by T1, दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए भी CV ln ऑफ T2 by T1। उसके बाद ln A प्लस ln B का फॉर्मूला लगा दो। तो CV टाइम्स ln ऑफ A प्लस B इज ln ऑफ A इंटू B मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है,
U by T कर देते हैं सीधे सीधे एंट्रोपी चेंज में। तो हीट चेंज हुआ है, कितना चेंज हुआ है, C ln of T2 by T1, दोनों को ऐड कर दो, टोटल एंट्रोपी आ जाएगी। सर मास से मल्टीप्लाई। इस केस में CV हीट कैपेसिटी दिया, अगर स्पेसिफिक हीट दिया होता तो ms डेल्टा T लिखते हैं, स्पेसिफिक हीट होता है तो सीधे C डेल्टा T लिखते हैं। और अगर मोलर हीट कैपेसिटी होता दिया होता तो मोल से मल्टीप्लाई करते हैं। हीट कैपेसिटी दिया है तो फिर मास और मोल नहीं मल्टीप्लाई करना होता। मोलर हीट कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी में यही अंतर है, मोलर हीट कैपेसिटी मतलब CVM और हीट कैपेसिटी मतलब n से मल्टीप्लाई करते हैं। अभी लास्ट टाइम फिजिक्स में ऐसा क्वेश्चन आया था, आपने करा होगा ऐसा क्वेश्चन, वहाँ पे CP माइनस CV पूछा था तो R नहीं लिखना था, NR लिखना था, क्योंकि वहाँ पे उसने इसको हीट कैपेसिटी लिख के दिया था। मोलर हीट कैपेसिटी में CP माइनस CV R होता है, बट अगर हीट कैपेसिटी होता है तो NR होता है। करा होगा आपने डेफिनेटली, बहुत अच्छा सवाल है फिजिक्स का, लास्ट टाइम क्वेश्चन आया था जेईई मेंस फिजिक्स में। CPM माइनस CVM, मैंने आपको पढ़ाते टाइम ये चीज क्लियरली बताई थी कि CP माइनस CV अगर R लिखते हैं वो CP CV मोलर हीट कैपेसिटी होता है, और अगर वो हीट कैपेसिटी होता है तो उसको CP माइनस CV को R नहीं लिखते, फिर वो NR होता है। अंतर होता है, मोलर हीट कैपेसिटी मतलब हीट कैपेसिटी ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, और अगर हीट कैपेसिटी लिख रहे हैं तो उसमें नंबर ऑफ मोल्स पहले ही मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 लिखा है, व्हाट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट द वैल्यूज ऑफ डेल्टा H एंड डेल्टा S फ्रॉम दिस ग्राफ। तो देखो आपको ग्राफ को डेल्टा G के साथ टेम्परेचर के साथ ग्राफ बना के दिया गया है, तो फंक्शन लिखो पहले आपको, तो आपको फॉर्मूला सिखा रखा है डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, ये फॉर्मूला होता है। तो अगर डेल्टा G अगेंस्ट टेम्परेचर ग्राफ बना रहे हैं तो y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर कर सकते हैं। तो जो उसका इंटरसेप्ट है वो डेल्टा H है, और जो स्लोप है टेम्परेचर के साथ वो माइनस डेल्टा S है। तो उस ग्राफ की जो स्लोप है वो माइनस डेल्टा S है, और जो इंटरसेप्ट है वो डेल्टा H है। तो इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, स्लोप नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव है तो एंट्रोपी चेंज भी पॉजिटिव हो जाएगा। ग्राफ कंपेयर करना है सीधे सीधे, आपको स्लोप जो है वो क्या दे रखी है, नेगेटिव दे रखी है, स्लोप नेगेटिव दे रखी है, इसका मतलब डेल्टा एस पॉजिटिव होगा, और डेल्टा एच पॉजिटिव तो दिख ही रहा है क्योंकि इंटरसेप्ट पॉजिटिव है। तो स्लोप और इंटरसेप्ट कंपेयर कर लें। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 हो गया। 27 पर नेक्स्ट इज 20। हाँ बेटा, सर 26 वाले में सर हम लोगों ने सर वो गैस वाला कैसे लगा दिया, मतलब ये तो गैस मेटल। वाला नहीं लगाया, गैस वाला नहीं लगाया, कंफ्यूज मत हो, उसमें एक्चुअली में आइसोलेटेड सिस्टम है, तो जो हीट गिवन है वही इंटीग्रल ऑफ क्यू रिवर्सिबल बाई टी लगा दिया सीधे सीधे। फॉर्मूला ये लगाया सी डी टी बाई टी। तो कोइंसिडेंटली वही फॉर्मूला बन गया, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है, ये इंटीग्रेट किया है हमने एक्चुअली में। हाँ सर, थैंक यू। इंटीग्रेट करोगे तो वही फॉर्म आएगा। ठीक है, उस ऑब्जेक्ट की हीट कैपेसिटी दे रखी है, तुम उसे यस सर। गैस वाली हीट कैपेसिटी क्यों समझ रहे हो। मतलब यहाँ पे CV की वैल्यू 3/2R नहीं होगी, बस ये अलग है। हीट कैपेसिटी तो कुछ ना कुछ हर सब्जेक्ट साइंस की होती है, चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो। सब्सटेंस चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, हीट कैपेसिटी तो सारे सब्सटेंसेस के लिए होती है ना। डोंट यस सर। कंसीडर 3/2R। अब यहाँ पे CV की वैल्यू पूछ ली जाएगी तो वो नहीं पता हमें, बट क्वेश्चन में गिवन है हीट कैपेसिटी, तो C हीट तो C × dt लिख ही सकते हैं किसी भी यस सर। ऑब्जेक्ट के लिए, और बाई टी करके इंटीग्रेट कर दिया तो एंट्रोपी निकल आएगा। कंफ्यूज मत हो, वो फॉर्मूला कोइंसिडेंटली मैच कर रहा है, बट यहाँ पे CV जो है वो हीट कैपेसिटी ऑफ गैस नहीं है, हीट कैपेसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस है, तो दैट वैल्यू इज डिफरेंट, इसलिए सॉल्विंग करने में कोई अंतर नहीं होता। तो देखने में आपको फॉर्मूला सेम लगेगा बट इट इज एक्चुअली डिफरेंट। इंटीग्रेट इसलिए नहीं कराया क्योंकि अंडरस्टूड है, अगर CV dt बाई टी इंटीग्रेट करेंगे तो ln CV। ग्रीन टी। अगर आपको कंफ्यूजन आ रहा है तो आप यहाँ पे इसको लिख लो अलग से। तो अगर आपको समझ गए। कंफ्यूजन है
आपस जिसको भी और लग रहा है वो सी बी डी टी बाई टी इंटीग्रेट करना है, ये सॉल्व हो गया अपने आप, ये फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज 29। 29 क्वेश्चन में देखो अपने को एक इक्वेशन गिवन है 2HGO सॉलिड, इससे बना रहे हैं 2 मरकरी लिक्विड और ऑक्सीजन गैसेस। आपको पता है थर्मल डिकम्पोजिशन हो रहा है। थर्मल डिकम्पोजिशन हो रहा है इसका मतलब मरकरी ऑक्साइड को हीट करेंगे तब ऐसा होगा। ये टेम्परेचर, ये रिएक्शन हीट करने से प्रोसीड करेगी, तो उसका मतलब इससे ये रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक हुई, तो उसका डेल्टा एच पॉजिटिव आएगा। ठीक है, दूसरे केस में देखो सब्सटेंस जो है वो सॉलिड से लिक्विड प्लस गैस में कन्वर्ट हो रहा है। कन्वर्जन है सॉलिड टू लिक्विड प्लस गैस। सॉलिड से अगर लिक्विड प्लस गैस हो रहा है तो उसका मतलब एंट्रोपी भी इंक्रीज कर रही है, तो एंट्रोपी चेंज भी पॉजिटिव आएगा, क्योंकि उस प्रोसेस में एंट्रोपी इंक्रीज कर रही है। सॉलिड फॉर्म लिक्विड प्लस गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो एंट्रोपी राइज करेगी, तो डेल्टा एच भी पॉजिटिव आएगा। तो डेल्टा एच पॉजिटिव का केस हो गया, आंसर दिया जाएगा। ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन है इसलिए डेल्टा एच पॉजिटिव, और एंट्रोपी के लिए आपने देखा कि एक सॉलिड फॉर्म लिक्विड प्लस गैस में कन्वर्ट हो रही है, तो डेफिनेटली जो है वो एंट्रोपी राइज हो रही है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31। 31 में गिवन है 2 moles of hydrogen and 1 mole of oxygen initially at 25 degrees Celsius are allowed to react to form water gases. Assuming no loss of heat to the surrounding, the final temperature of water would be। अब ये देखो थर्मोकेमिस्ट्री जैसा क्वेश्चन है, बस में अंतर क्या है कि जो भी हीट है वो पूरी की पूरी आपने टेम्परेचर चेंज करने में यूज कर ली, बस इतना अंतर है, तो इसलिए थर्मोडायनेमिक्स की तरह सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में गिवन है 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन इनिशियली एट 25 डिग्री सेल्सियस आर अलाउड टू रिएक्ट फॉर्म वाटर। देयर इज नो लॉस ऑफ हीट टू द सराउंडिंग, यानी एडियाबेटिक प्रोसेस तरह ट्रीट करना है। द फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर वुड बी, तो पहले आप देखो हीट कितनी रिलीज हुई, तो वाटर H2 प्लस या 2H2 प्लस O2 गिव्स 2 वाटर, ये इक्वेशन है। या चाहो तो H2 प्लस हाफ O2 गिव्स वाटर, किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं। इसके 2 मोल गिवन है, इसका 1 मोल गिवन है, तो रिएक्शन के बाद इसके 2 मोल्स फॉर्म होंगे। क्वेश्चन में आपको इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर गिवन है, इसका मतलब इस प्रोसेस से जो हीट रिलीज हुई वो हमें पता चल गई, तो डेल्टा एच ऑफ द प्रोसेस हो जाएगा -57.79 और 2 मोल बन रहे हैं, इतने कैलोरी एनर्जी रिलीज हुई। अब ये पूरी की पूरी एनर्जी वाटर ने एब्जॉर्ब कर ली है, तो एम एस डेल्टा टी से उसका टेम्परेचर राइज निकाल लो, तो दिस इज इक्वल टू मास ऑफ वाटर, मोल्स ऑफ वाटर इज 2, और हीट कैपेसिटी दे रखी है 5.92 कैलोरी पर मोल डिग्री सेल्सियस इंटू डेल्टा टी विच इज T2 माइनस T1। ये वैल्यू 57.79 इंटू 2 के इक्वल होनी चाहिए। यहाँ से सॉल्व करके T2 निकालना है। प्रोसेस होने वाटर के फॉर्म होने में जितनी भी एनर्जी रिलीज हुई वो पूरी की पूरी एनर्जी वाटर का टेम्परेचर बढ़ाने में कंज्यूम हो गई, तो आपको ये वैल्यू सॉल्व करके निकालनी है। कर पाओगे? सिर्फ कैलकुलेशन बची है इसके बाद। हाँ, बस एक चीज़ का और ध्यान देना है कि ये चीज़ किलो कैलोरी में, तो यहाँ 10 पावर 3 और मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि किलो कैलोरी में सॉल्व हो जाएगा। 979।
ना 9790 आ रहा है। यस तो सॉल्व होके 9790 आएगा, कैलकुलेशन चेक कर लीजिए जरा। तो वो डिग्री सेल्सियस में बता रहा हूँ ना भाई, ये नहीं आएगा ये चीज़। कैसे करो तो जल्दी जल्दी में आंसर निकाल लिया तुमने सही से तो ठीक है, बाकी लोग प्रॉपरली चेक कर लो। ये सॉल्व होके मेरी समझ से 10,059 या 60 के आसपास आएगा। कितने कैल्विन आएगा, उसमें से 273 सब्ट्रैक्ट कर देना, तब आंसर आएगा पूरा। ये लगभग लगभग 9790 के आसपास आंसर लिख सकते हैं। सॉल्व होके 9790 डिग्री सेल्सियस के आसपास आंसर बन जाएगा। ठीक है, थर्टी सेवन 31 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ 37। इतना पहले सॉल्व करके देख लीजिए। Now question number 37. It's given an ideal gas is allowed to expand both reversibly and irreversibly in an isolated system. If Ti is the initial temperature and Tf is the final temperature, which of the following statement is correct? देखो सबसे पहले चीज में आपको समझना है कि अगर आइसोलेटेड सिस्टम है तो Q इस प्रोसेस के लिए 0 हो जाएगा। अगर आपका सिस्टम आइसोलेटेड है तो फॉर दिस प्रोसेस Q विल बी 0, और अगर Q 0 होगा तो W इज इक्वल टू डेल्टा U बनेगा। ठीक है, इसके बाद देखो प्रोसेस जो है वो एक्सपेंशन का है, एक्सपेंशन का है तो वर्क डन बाय द सिस्टम हुआ, तो उसके हिसाब से वर्क डन नेगेटिव आएगा। उसके हिसाब से वर्क डन नेगेटिव आएगा। इतना क्लियर हुआ? तो जब वर्क डन नेगेटिव होगा तो इंटरनल एनर्जी चेंज जो है वो नेगेटिव होगा, तो इससे पता चलेगा कि टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होगा। इतनी बात समझ आ रही सबको? अगर हमने आइसोलेटेड सिस्टम में रखा है, अभी रिवर्सिबली और इरिवर्सिबली तो नेक्स्ट स्टेप पे डील करते हैं। अभी फर्स्ट अप्लाई करो आप सीधे सीधे। तो पहला स्टेप क्लियर हुआ कि आइसोलेटेड सिस्टम है तो Q 0 होगा, Q 0 होगा तो W इक्वल टू डेल्टा U लगाएंगे। एक्सपांशन हो रहा है इसलिए वर्क डन बाय द सिस्टम है, वर्क डन नेगेटिव हुआ तो एंट्रोपी जो इंटरनल एनर्जी चेंज है वो भी नेगेटिव होगा, तो इससे पता चल गया कि टेम्परेचर तो डिक्रीज होगा। क्योंकि चाहे प्रोसेस रिवर्सिबल हो और चाहे इरिवर्सिबल हो, इन बोथ द केसेस ये चीज डैम श्योर है दैट इंटरनल एनर्जी चेंज जो है वो डिक्रीज ही करने वाली है, तो टेम्परेचर इन बोथ द केसेस विल डिक्रीज। इतना क्लियर है? तो जो इनिशियल टेम्परेचर और जो फाइनल टेम्परेचर है वो ना तो रिवर्सिबल के केस में सेम हो सकता है ना इरिवर्सिबल के केस में सेम हो सकता है। तो इससे एक चीज तो क्लियर हो गई कि इसका ऑप्शन बी एंड सी आंसर नहीं हो सकता। बी में लिखा है Tf by Ti फॉर बोथ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, ये गलत हो गया। Tf greater than Ti is reversible process but Tf equal to Ti for irreversible process, ये भी गलत हो गया। दो बातें तो नहीं सही हो सकती। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट अगर देखो कि रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस में टेम्परेचर सेम होगा या डिफरेंट होगा, ये सर्टेनली डिफरेंट होगा, क्योंकि जो रिवर्सिबल वर्क डन प्रोसेस आएगा और जो इरिवर्सिबल वर्क डन प्रोसेस आएगा वो दोनों अलग अलग होंगे। जो आपका वर्क डन इन रिवर्सिबल प्रोसेस होगा वो सर्टेनली नॉट इक्वल टू वर्क डन इन इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा, क्योंकि रिवर्सिबल पाथ और इरिवर्सिबल पाथ डिफरेंट होंगे सर्टेनली, तो एरिया अंडर द कर्व सर्टेनली डिफरेंट आएगा। तो इसका मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस का टेम्परेचर इरिवर्सिबल प्रोसेस के टेम्परेचर के इक्वल भी नहीं हो सकता। यहाँ तक ओके? तो इसका आंसर सर्टेनली सी ही बनना है। तो अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करना था तो आप तो बड़े ऑब्जर्वेशन से ये चीज बता सकते थे
कि टेम्परेचर ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस जो है वो ग्रेटर देन टेम्परेचर ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस आएगा। या अब इसको दूसरे तरीके से समझ लो, क्योंकि वर्क डन नेगेटिव है तो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ वर्क डन इरिवर्सिबल प्रोसेस की ज्यादा होगी, बट फाइनल वैल्यू रिवर्सिबल प्रोसेस की ज्यादा रहेगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब वर्क डन नेगेटिव होता है तो जो वैल्यू कम नेगेटिव होगी उसको हम ज्यादा काउंट करेंगे, समझ गए? तो उससे टेम्परेचर का डिक्रीज ज्यादा नोटिस में आएगा। तो रिवर्सिबल प्रोसेस का जो टेम्परेचर डिक्रीज होगा वो ज्यादा होगा और इरिवर्सिबल प्रोसेस में टेम्परेचर डिक्रीज कम होगा, इसलिए इरिवर्सिबल प्रोसेस का फाइनल टेम्परेचर जो आएगा वो रिवर्सिबल वाले प्रोसेस से ज्यादा आएगा। तो TF ऑफ इरिवर्सिबल विल बी ग्रेटर देन TF ऑफ रिवर्सिबल। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। क्वेश्चन नंबर 38 में देखो गिवन है इन द कन्वर्जन ऑफ लाइमस्टोन टू लाइम, in the conversion of limestone to lime, the values of delta H naught and delta H naught are given। ठीक है, 298 केल्विन 1 बार पे दे रखा है। डेल्टा एच नॉट टेम्परेचर के साथ ज्यादा वेरी नहीं करते। उसने पूछा था टेम्परेचर अबव व्हिच द कन्वर्जन ऑफ लाइमस्टोन बिकम्स स्पॉन्टेनियस, मतलब आपको इस रिएक्शन का डेल्टा जी जीरो वाली केस चेक कर लो इक्विलिब्रियम पे। तो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच इक्वल टू जीरो की कंडीशन निकाल लो तो ये इक्विलिब्रियम टेम्परेचर आ जाएगा। डेल्टा एच गिवन है 171.9 इंटू 10⁻³ किलो जूल माइनस टेम्परेचर आपको निकालना है और ये वैल्यू दे रखी है 160.2 इक्वल टू 0। यहाँ से टेम्परेचर की वैल्यू आ गई 179.1 इंटू 1000 बाय 160.2। तो ये वो टेम्परेचर आ गया जहाँ पे इक्विलिब्रियम होगा और इसके ऊपर वाले टेम्परेचर पे हमेशा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस आएगा। तो अल्टीमेटली इक्विलिब्रियम टेम्परेचर कैलकुलेट करके निकालना है, तो सॉल्व करके आंसर निकाल लीजिए। ये 1118 केल्विन आंसर बन जाएगा। चलोगे आगे सॉल्व, सिंपली बस सॉल्व करके वो टेम्परेचर निकाल लेना है जिसपे इक्विलिब्रियम आ रहा है। ये 1118 केल्विन आ रहा है, तो इस टेम्परेचर के ऊपर जो है वो स्पॉन्टेनियस हो जाएगा प्रोसेस। इससे कम टेम्परेचर पे नॉन स्पॉन्टेनियस, ज्यादा टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस। ठीक है, उसके बाद आया क्वेश्चन नंबर 39। लिखा है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। पहले केस में लिखा है लोअरिंग ऑफ द एनर्जी इन द प्रोसेस द ओनली क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इन आइसोलेटेड सिस्टम द चेंज इन एंट्रोपी इज पॉसिबल। एंडोथर्मिक प्रोसेस इज नेवर स्पॉन्टेनियस, एक्सोथर्मिक प्रोसेस इज ऑलवेज स्पॉन्टेनियस। उसमें देखो आपको पता है कि स्पॉन्टेनिटी हम लोग डेल्टा जी से डिसाइड करते हैं, तो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच में केवल डेल्टा एच से साइन नहीं डिसाइड होगा। आपको पता है प्रोसेस स्पॉन्टेनियस तब होता है जब डेल्टा जी नेगेटिव होता है। प्रोसेस स्पॉन्टेनियस ये चीज़ हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ी थी, सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ा चुका हूँ, ये बहुत कॉमन टर्म हो गया आपके लिए। स्पॉन्टेनियस मतलब डेल्टा जी नेगेटिव चाहिए होता है, तो दिस साइन कैन नॉट बी ओनली डिसाइडेड बाय डेल्टा एच, उसमें डेल्टा एच का भी साइन रिस्पॉन्सिबल होगा। बट उसने लिखा है फॉर अ प्रोसेस इन आइसोलेटेड सिस्टम द चेंज इन एंट्रोपी इज पॉसिबल। ये सही है, क्योंकि अगर एक आइसोलेटेड सिस्टम है तो उसका डेल्टा एच वाला टर्म तो जीरो हो जाएगा, तो डेल्टा जी नेगेटिव लाने के लिए एंट्रोपी चेंज ही लाना पड़ेगा। तो उस केस में एंट्रोपी चेंज जरूर हो रही है, क्योंकि डेल्टा एच केवल पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो तो उसको स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस नहीं डिसाइड कर सकते। और लोअरिंग ऑफ एनर्जी इज द प्रोसेस इज द ओनली क्राइटेरिया फॉर द स्पॉन्टेनिटी। तो केवल अगर यहाँ पे गिव्स दी एनर्जी कर देते तो वो सही स्टेटमेंट हो जाता।